सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो शैतान बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम आने वाला है और जैसा आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, आप लोग एकदम एंड में पढ़ते हो। और एंड में जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है, हे राम, इसके अंदर तो इतनी सारी प्रैक्टिकल है, हम लोग कैसा करेंगे? इतनी मोटी मोटी सी बुक है, कैसे कंप्लीट करेंगे? अब लास्ट में आपको क्या चाहिए होता है? सर कोई हमें थ्योरी करवा दे, सर थ्योरी के थ्रू हम लोग क्या हो जाएंगे? सर बॉर्डर लाइन पे पास हो जाएंगे। भाई ऐसे पास हुए भी तो क्या क्या हुआ सर? ऐसे मत सोचा करो, हमेशा जो है ना कॉन्सेप्ट को एकदम दिल से समझा करो। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के। आप फटाफट से अगर वीडियो पे आई गई हो तो ध्यान से देख लेना इस वाली वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, पहले उन 3 पार्ट से थ्योरी देख लेना। दिस इज द फोर्थ पार्ट। फिर इस वाले पार्ट से आप लोग अपनी थ्योरी को स्टार्ट करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, पहले पीछे का देख लेना, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले एबीसी देख लेना, उसके बाद पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करना। चलो भैया स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, टेलीग्राम का चैनल होगा सर, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वहां से अपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे लिंक होगा, वहां से आप अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त लो, दोस्त लो प्राइसिंग डिसीजन के साथ। तो प्राइसिंग डिसीजन की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है प्राइसिंग डिसीजन? देखो मेरे साथ ध्यान से। सर प्राइसिंग डिसीजन इन्वॉल्व सेटिंग द राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर मेरे पास बच्चा आया, उसने बोला सर 11th क्लास के अकाउंट्स पढ़ाओगे? मैंने कहा हाँ जी पढ़ाऊंगा। कह रहे सर कितने पैसे लोगे? मैंने कहा 10 लाख। भाई उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, उसने बोला सर आप अपने क्लासेस खुद ही पढ़ा लो अपने आप को, हम तो नहीं आने वाले। तो हर एक प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए सर? राइट प्राइस होना चाहिए। सर कुछ भी मांगोगे कुछ भी थोड़ी ना मिल जाएगा, है ना। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग इंक्लूडिंग, तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो प्राइसिंग डिसीजन, अब समझा क्या बोलना चाहता है? प्राइसिंग डिसीजन बोलना चाहता है ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे प्राइस कितना रखना चाहिए कितना नहीं। तुम सोचो अगर मेरे एरिया में से मैं ही होता पढ़ाने वाला तो मैं जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर लेता, उनको तो मेरे से ही पढ़ना पड़ता। लेकिन सर आपको पता है मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो आप कैसे चार्ज करोगे? जो मार्केट का रेट चल रहा है उतना चार्ज करोगे, है ना, है ना। तो सर कौन सा ऐसा डिसीजन है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ भाई, तू चीज कितने की बना रहा है, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करो और बेच दे। जैसे मान लो मैं मोमोज वाला भैया हूँ, सर आप तो पढ़ाते हो ना भाई, मैं पार्ट टाइम मोमोज लगाता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल, वो भाई एग्जांपल सीरियस मत हो जाना। मान लो मैंने मोमोज बनाए 30 के, तो सर 30 के मोमोज बनाए तो 300 के बेचूं? नहीं सर, सर इसके ऊपर मैंने 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन और रखा, तो मैंने सेलिंग प्राइस कितने का रखा? 60 रुपीज़। अगर तुम सोचो मैं मोमोज बनाते ही 50 का, अगर मेरे घर में मोमोज 50 का बनता तो क्या मैं 60 का बेचता? सर इतने प्रॉफिट में काम चलेगा? नहीं सर, फिर मैं इसको कितने का बेचता? 30 का प्रॉफिट मार्जिन रखता और बेचता कितने का? 80 का। तो कोई चीज़ कितने की बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करी, कोई चीज़ बनाई, उसकी कितनी कॉस्ट है? सर गाजर का हलवा बिकेगा क्या 50 रुपए का? नहीं सर, गाजर का हलवा बिकेगा 800 रुपए का, क्योंकि उसमें खोआ डला सर, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डले, गाजर भी महंगी होती जा रही है, शुगर वुगर ये वो बहुत सारा डला। तो कोई चीज़ महंगी होती है, कोई चीज़ सस्ती होती है, क्यों? क्योंकि उसको बनाने का खर्चा महंगा है। सर फॉर्च्यूनर मिलेगी क्या मारुति के रेट पे? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? महंगा है। सर उसमें मटेरियल ज़्यादा लगा हुआ है, उसमें लेबर ज़्यादा लगी है और ऊपर के खर्चे। डिमांड की बात करते हैं। ओ भाई डिमांड 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 डिमांड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे मान लो एप्पल के फ़ोन है, इतने महंगे महंगे क्यों बिकते हैं? क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड है। अगर तुम आज एप्पल के फ़ोन को खरीदना छोड़ दो तो भैया वो क्या करेंगे? अपने फ़ोन को बेचने के लिए सस्ता करेंगे। हम लोग पागलों की जगह जाके लाइन लगा लेते हैं उनके शोरूम के आगे, तो वो लोग क्या करते हैं सर? मुंह मांगे प्राइजेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। आज तुम डिसाइड करो हम नहीं खरीदेंगे सर एप्पल का फोन, देखो 2 साल के बाद उसके रेट एकदम डाउन हो जाएंगे। द विलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू पे फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। तुम लोग ने बोला हमें सिर्फ शेल सर से अकाउंट्स पढ़नी है, सिर्फ शेल सर से अकाउंट्स पढ़नी है, तो शेल सर के पास इतने सारे स्टूडेंट आ गए तो अब सर क्या करेंगे? सर इतनी तो हम बच्चों को नहीं बिठा सकते, तो हम क्या करेंगे फिर? थोड़ा सा प्राइस ज्यादा रख देंगे। बात करते हैं कॉम्पिटिशन। द प्राइस इज चार्ज बाय द कॉम्पिटिटर्स। सर मेरे कॉम्पिटिटर जितना प्राइस चार्ज करेंगे, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, क्या मैं 10 लाख रुपए का अकाउंट्स की क्लास बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता सर। सर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर चार्ज करते हैं उसके आसपास मुझे क्या करना पड़ेगा सर? बेचना पड़ेगा। मार्केट कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। सर महंगाई तो आपके लिए भी है, महंगाई मेरे लिए भी। अगर धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाएगी तो सर हमें भी तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसिव करना पड़ेगा। ठीक है। प्राइसिंग, इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या होता है? बैंक से लोन लेने के लिए जब जाते हो इंटरेस्ट रेट, तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली सर आपको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे इतना महंगे इंटरेस्ट रेट को पे ऑफ करने के लिए, है ना। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, देखो कुछ कंपनीज होती है जिनका मतलब नहीं होता कि सर हम ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे कि कम कस्टमर तक।
देखो कुछ कंपनीज है जो चाहती है हम बहुत बड़े कस्टमर्स तक पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि मैं 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाऊं। अब 1 करोड़ को बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे अपने कोर्सेज को महंगा बेचना पड़ेगा, सस्ता सर, सस्ता बेचना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके कोर्सेज को परचेज कर पाए। कुछ कंपनीज ऐसे बोलती हैं कि सर हमें बस लिमिटेड बच्चों को पढ़ाना है लेकिन हम बेचेंगे महंगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर उसको सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब है, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा महंगा। जैसे एप्पल कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगी महंगा। अब वही अगर आप शॉमी कंपनी की बात कर लो, एमआई कंपनी की बात कर लो, तो उनको नंबर ऑफ मोबाइल फोन ज्यादा बेचने हैं, ठीक है। उनको मतलब नहीं, उनको 10,000 का फोन भी बनाते हैं, वो 7,000 का फोन भी बनाते हैं, वो 25,000 का फोन भी बनाते हैं, ठीक है। डिपेंड करते हैं मार्केट शेयर, मार्केट शेयर। सर ज्यादा लोग आपके कस्टमर्स बने कि कम लोग, देखो जो भी चीज सबसे एक्सपेंसिव होती है उसका मार्केट शेयर सबसे कम होता है। अब जैसे मान लो रोल्स रॉयस कार इतनी एक्सपेंसिव है, तो मार्केट सब लोगों के पास है क्या रोल्स रॉयस? नहीं सर। मारुति की कार सबसे ज्यादा क्यों बिकती है? क्योंकि सर उसका प्राइस क्या है सर? कम है। कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना, कंपनी को प्रॉफिट बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं बनाना, उसको लोगों की हेल्प करनी है। तो वहां पर क्या चाहिए उनको? मार्केट शेयर। जहां आपको प्रॉफिट बनाना है तो वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मेंटेनिंग अ सर्टेन इमेज, एक इमेज बनानी है सर। जैसे एप्पल कंपनी ने इमेज बना रखी है कि जिस पे पास भी ये वाला फोन होएगा तो अमीर होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आजकल आजकल तो सारे लोन्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन एक इमेज बनाने वाली बात है ना। डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है सर? मान लो मैंने मोमोज बनाए 30 के, उसमें सर मैंने 30 का प्रॉफिट रखा और बेचे कितने के? 60 के। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है एक सर, एक होती है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो कॉम्पिटिटर्स को देख के आप लोग डिसाइड कर रहे हो, एक होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ठीक है। अब ये क्या होती है ना, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा किसके अंदर सर? थ्योरी के अंदर। ओ थ्योरी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ सर, प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ रखा होगा। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि सर मेरे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, ना मैं किसी कॉम्पिटिटर को देख रहा, ना मैं किसी चीज़ को देख रहा, मेरे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट इतने का होना चाहिए तो मैंने इतने का बेच दिया। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है कि सर ऐसा प्रोडक्ट बनाओ सर, ऐसी प्राइसिंग रखो जहाँ पे सामने वाले को वैल्यू मिल पाए, है ना। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैंने किसी एक चीज़ के लिए 100 रुपये दिए तो लेकिन मेरे को काम मिला 150 रुपये का, दैट इज नोन एज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। बात करते हैं अदर कॉन्सेप्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संक कॉस्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है रे बाबू, अगर आप अभी कुछ काम कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो मैंने बच्चों को डिसाइड करा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या नहीं कर पा रहा सर? जॉब नहीं कर पा रहा। तो आपको पढ़ाने की कॉस्ट क्या है मेरी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि सर मैं सैलरी नहीं अर्न कर पा रहा, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने सोचा कि पापा पापा मैं ना एक बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए दो, तो आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दिए। बेटा अगर पापा आपको ये 10 लाख रुपीज नहीं देते तो ये पैसा कहाँ पड़ा हुआ था? बैंक में पड़ा हुआ था। और बैंक से लेट सपोज इसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा था 1 लाख, बैंक से कितने का इंटरेस्ट आ रहा था? 1 लाख। तो इस पैसे को जब आपने पापा से लिया तो पापा के पास अब क्या नहीं आएगा सर? इंटरेस्ट नहीं आएगा 1 लाख रुपए का। तो इस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 1 लाख रुपए। कि अगर ये पापा के पास रहता तो ये हर साल कितने पैसे बना के देता? 1 लाख रुपए। अब आपको 10 लाख रुपए जब आपने लिए तो आपको पापा को ज्यादा पैसे बना के देने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई अभी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अभी जो आप कर रहे हो ये ना कर रहे होते तो नेक्स्ट बेस्ट आप क्या कर रहे होते? मान लो अभी आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, मान लो अभी आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको मिल रहा है 40,000 पर मंथ। अब आपके पास एक आया ऑप्शन नंबर 1, एक आया ऑप्शन नंबर 2। एक कंपनी से कॉल आया, उसने बोला कि सर हम आपको काम पे रखना चाहते हैं। आपने बोला भाई पैसे कितने दोगे? उन्होंने बोला 35,000 देंगे। दूसरा एक और कंपनी से कॉल आया, उसने बोला कि सर आप हमारी कंपनी में जॉब करोगे। आपने बोला पैसे कितने दोगे? आपने उस कंपनी ने बोला 37,000 देंगे। तुम सोचो अगर तुम्हारी ये वाली जॉब चली जाए 40,000, सर शुभ शुभ बोलो, अगर 40,000 की जॉब चली जाए तो कौन सा ऑप्शन लोगे? ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2? सर ऑब्वियसली ऑप्शन 2 लेंगे ना। नेक्स्ट बेस्ट, बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है सर? 37,000 वाला। तो सर ये 40,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आज अगर ये जॉब चली गई तो तुम्हारे पास कितने की जॉब है? 37,000 की जॉब है। समझ गए बच्चों मेरी बात? यस सर समझ गए। दूसरा संक कॉस्ट, कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब जहां पैसा डूब चुका है अब वो पैसा वापस नहीं आ सकता, उसको क्या बोलेंगे सर? संक कॉस्ट। दे आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग के किसी भी काम नहीं आते। मान लो एक एग्जांपल दो सर हमें, मैंने एक ऐसी जो ना दवाई बनाने का फॉर्मूला बनाना चाहता था। मैंने जो ना देश विदेशों से बहुत सारे साइंटिस्ट बुला लिए, 50 साइंटिस्ट बुलाए दोस्तों मैंने, रशिया वशिया से इधर उधर से 50 साइंटिस्ट की टीम बुलाई। मैंने बोला, उन्होंने बोला बलराव सर क्या करवाना चाहते हो? मैंने कहा एक बहुत बड़ा काम करवाना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। मैंने कहा बहुत बड़ा काम करवाना है मुझे आप लोगों से, आप आओ फटाफट से इंडिया। मैंने उनको इंडिया में बुला लिया, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाया। बड़े बड़े विद्वान साइंटिस्ट एकदम 50-50। कह रहे सर क्या बनाना है? मैंने कहा देखो गोली बनानी है आपको। क्या बनानी है? गोली। सर गोली? सर कैसी गोली? मैंने कहा गोली ऐसी बनाओ कि बच्चा जैसे उस गोली को खाए तो वो पूरा
मतलब 2 घंटे के अंदर ऐसी पढ़ाई कर ले कि जैसे उसने 12 घंटे पढ़ा हो। मतलब उसका दिमाग एकदम जो है ना एकदम सुपर लेवल पे काम करे, ऐसी गोली बना दो बच्चा उस 2 घंटे में जो मर्जी पढ़ लेना, उसको फटाफट से लर्न हो जाए और वो एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाए। अब तुम सोचो, वो कहने लगे ये तो पागल है बंदा है, गोली वोली बनाने की बात कर रहा है। अब मैंने बोला भाई बना के देना है, मैं तुमको 50 करोड़ रुपए देता हूँ। मैंने कितने पैसे दिए इनको? 50 करोड़। मेरे पास होते तो मैं नहीं पढ़ा रहा होता 50 करोड़। तो मैंने इनको 50 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने थक हार के मेरे से 50 दिन बाद बोले सर हम ऐसी गोली नहीं बना सकते। अब एक बात बताओ, इस 50 करोड़ का क्या हुआ? अगर मुझे ये डिसीजन लेना है कि सर इस 50 करोड़ का क्या करूं, क्या डिसीजन के लिए कोई काम आ सकता है? नहीं सर, ये संक कॉस्ट है, ये पैसा रिकवर हो सकता है क्या? मैं उनको बोलूँ लाओ मेरे 50 करोड़ वापस दो? बेटा फॉर्मूले वगैरह में जो लग गया वो तो सारा क्या हो गया सर? पैसे पैसे खराब हो गए। उसको क्या बोलते हैं सर? हम लोग संक कॉस्ट बोलते हैं, जो पैसा डूब गया। क्योंकि देखो, अगर ये गोली बन जाती, अगर ये गोली बन जाती और मार्केट में मैं इसको बेचता, तो मैं सबसे पहले अपने कौन से पैसे रिकवर करता? 50 करोड़, जो कि इन साइंटिस्ट लोगों की क्या लगी सर? सैलरी लगी। अब सर क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो अब इस पैसे का मैं क्या करूं? तुमको बोल सकता हूँ कि बच्चों मैं यूट्यूब पे आके मैंने बोला मैंने ना गोली बनाने की कोशिश करी थी ताकि तुम लोग पढ़ पाओ, तो तुम लोग मेरे को पैसे दे दो। तुम बोलोगे सर गोली तो दो। अब मैंने कहा यार गोली तो बन नहीं पाई सॉरी, लेकिन मेरे को पैसे दे दो। तो ये कॉस्ट कैसी? संक कॉस्ट सर, पैसे डूब गए। ठीक है, तो इसको आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपको पैसे नहीं देने वाला। आगे चलते हैं। सर कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हो ना आप, हमें हमें समझ ही नहीं आता। ओए समझ में तुम्हें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अब जब तुम एग्जाम में जब लिखोगे ना, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी संक कॉस्ट लिखते हुए, सर गोली बनवाने वाले थे हैं। ठीक है, चलो अब वीडियो अच्छी लग रही है ना, क्या करने का सर? लाइक करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का ना बच्चों को। सर लाइक करने को क्यों बोलते हो? मैं अपने लिए बोलता हूँ क्या लाइक करने के लिए? मैं अपने लिए नहीं बोलता बाबू लाइक करने के लिए। तुम लोग लाइक करोगे तो यूट्यूब को लगेगा वीडियो सच में अच्छी है, और जब भी बच्चा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्च करेगा ना, तो उसके पास ये वाली वीडियो पहुंच जाएगी, तो तुम्हारे थ्रू किसी और का भला हो रहा है। ठीक है, मेरे पास तो स्किल है, मैं कहीं ना कहीं से क्या कर लूंगा सर? पैसे कमा लूंगा। लेकिन सर मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको मेरी ज़रूरत है। ठीक है, और तुम लोग मुझे उन बच्चों तक पहुंचाओगे? हाँ जी सर, हम आपको पहुंचाएंगे, पक्का पक्का, यस। चलो आगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। अच्छा वैसे मैं जो ना 11th 12th के भी बच्चों को वीडियोस वीडियोस पढ़ाता हूँ, डालता हूँ, लेकिन मुझे वो जो है ना उतने दिमाग से अच्छे नहीं लगते जितने आप बीकॉम वाले अच्छे लगते हो। आप सेंसेबल होते हो, आप लोग ने दुनियादारी उनसे ज़्यादा देख ली, तो आप लोगों को पता है हर एक काम की क्या होती है सर? वैल्यू होती है। तो जैसे आपको पता है कि सर अभी अगर हमें पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं तो इस काम की वैल्यू है सर। एडिटिंग में टाइम लगा रहे होंगे, अपलोडिंग में टाइम लगा रहे होंगे, तो अगर ये 20 मिनट की वीडियो है तो इसके पीछे मेरा 1 घंटे का क्या रहता है सर? हार्डवर्क रहता है। ये नोट्स बनाना, करना, अपलोड करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग समझते हो, तो आप लोग कमेंट वगैरह करते हो, मैंने देखा है 11th 12th के बच्चे कम इंटरेक्टिव होते हैं, है ना? आप लोग शेयर भी करते हो बिकॉज आपको पता है सर मार्केट में ज़्यादा टीचर्स भी नहीं है पढ़ाने वाले। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई लाइक यू। चलो आगे चलते हैं। ओए होए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कॉन्सेप्ट। अब सर ये क्या होता है? ध्यान से पढ़ना हो भाई, बच्चों ध्यान से एकदम एक्टिव हो जाओ भैया, लेट के मत पढ़ना। मेरे को पता है सर्दी का टाइम है, रजाई में मेरे को देख के ऐसे ऊपर से देख के अंदर देख रहे हो, मम्मी सोचेंगी पता नहीं क्या देख रहा है बच्चा। ठीक है, एकदम टेबल चेयर पे बैठ के मुझे देखा करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट रिकॉर्ड्स कॉस्ट एंड रेवेन्यूज एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और इंडिविजुअल्स। सर हमें तो नहीं समझ में आया। इट एम्स टू पिन पॉइंट अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस बाय लिंकिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यूज टू द स्पेसिफिक एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। सर जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं पहले? ठीक है सर। सर वो क्यों पढ़ाई थी? ये बताने के लिए कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, कंपनी के अंदर जब भी आप काम करते हो ना, तो हर किसी की कोई ना कोई क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। अब तुम सोचो कि कल को अगर तुम मेरे से कोई कोर्स वगैरह परचेज करते हो आगे बीकॉम वगैरह का, तो मेरी जो टीम है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोर्स परचेज करते टाइम। अगर कोई मटेरियल है तो वो बच्चों का घर तक पहुंच जाना चाहिए। तो हर एक बंदे का अलग अलग क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, मान लो मेरे को ये पेन बनाना है, तो इस पेन बने का रॉ मटेरियल लाने की एक मैनेजर की क्या है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मैनेजर क्या करता है? इस पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लेकर आता है। फिर एक मैनेजर है जो कि इस पेन बनाने के लिए क्या लेकर आता है सर? कोई और दूसरा सामान लेकर आता है, जैसे मान लो मशीन लेकर आया जिसके ऊपर ये पेन बनेगा। तो हर किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट को इतने अच्छे से मार्केट कर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को बेच पाए।
फाइनेंशियल मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनना चाहिए इस वाले पेन के ऊपर, तो सर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना रखे हैं, कहीं पे भी अगर दिक्कत आएगी तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के मैनेजर को पकड़ूंगा। किसको पकड़ूंगा? मैनेजर को पकड़ूंगा। अब जैसे मान लो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हुआ कॉस्ट सेंटर, बेटा इसको याद चलन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सच्ची झूठी नहीं बोल रहा, सच्ची सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है सर? देखो ध्यान से, कॉस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। अरे सर नाम के अंदर ही काम था, कॉस्ट सेंटर किसको कंट्रोल करता है? कॉस्ट को कंट्रोल करता है, बट हैज नो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। लेकिन ये आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगा, ये आपको सेल करके नहीं देगा, ये सिर्फ आपकी किसको कंट्रोल करेगा? कॉस्ट को कंट्रोल करेगा। इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो मेंटेन करता है सारे डिपार्टमेंट्स को कि कितना लेबर कॉस्ट लग रही है, कितनी सर वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, कितनी फिक्स कॉस्ट लग रही है। बात करते हैं रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, सेल्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? रेवेन्यू सेंटर। प्रॉफिट कौन कमा के देगा? रेवेन्यू सेंटर, बट हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर कॉस्ट। लेकिन इसका किसके ऊपर कंट्रोल नहीं है? कॉस्ट। तो कॉस्ट सेंटर का कंट्रोल कॉस्ट के ऊपर है, रेवेन्यू के ऊपर नहीं है, और रेवेन्यू सेंटर का कंट्रोल रेवेन्यू के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर नहीं है। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर रहा हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फोकस करेगा कि मैं कैसे कितने ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच रहा हूँ। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट फोकस करेगा कि हमने कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ जनरेटिंग रेवेन्यू एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ओ माई गॉड सर, जिसको प्रॉफिट कमा के देना है तो प्रॉफिट तो दोनों ही चीज से कमा पाओगे ना सर, जब सेल ज्यादा होगी और जब कॉस्ट कम से कम होगा। तो मतलब प्रॉफिट सेंटर रेवेन्यू सेंटर का भी काम करेगा और किसका काम करेगा? कॉस्ट सेंटर का भी काम करेगा। मतलब इस प्रॉफिट सेंटर वाले मैनेजर को कॉस्ट सेंटर वाले मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी और रेवेन्यू सेंटर वाले मैनेजर से भी क्या करनी पड़ेगी सर? बातचीत करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रॉफिट सेल से भी होगा बोले तो रेवेन्यू, और कॉस्ट कम करके भी होगा, दैट इज कॉस्ट सेंटर। ठीक है सर, समझ गए। इन्वेस्टमेंट सेंटर, एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर इज सर ये रेवेन्यू भी कमा के देगा, प्रॉफिट कमा के देगा, कंट्रोल करके देगा कॉस्ट एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फाइनली जब कंपनी के हाथ में बेटा जब पैसा होगा तो ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे कि क्या हमें अपनी ब्रांचेस को और बढ़ाना चाहिए, क्या हमें कोई नई प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। ये कौन डिसाइड कर रहा है सर? इन्वेस्टमेंट सेंटर डिसाइड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन ये इन्वेस्टमेंट सेंटर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेवेन्यू सेंटर के ऊपर। भाई तू सेल ज़्यादा कर, सेल ज़्यादा करेगा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। कॉस्ट सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बने। फिर जब इनके हाथ में पैसे होंगे, मान लो इनके पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, कुछ खरीदना है, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो कौन लेगा डिसीजन सर? इन्वेस्टमेंट सेंटर। ओ माय गॉड सर, समझ में आ गया। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। अब सर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो मैंने बोला ना कि सर मैंने हर बंदे को अलग अलग क्या दे रखी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग पर्सन के पास है। तो फटाफट से एक बार मैं आपको रीड करवा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट ट्रैक, किसको ट्रैक कर रहे हैं? कॉस्ट। कॉस्ट को कौन देखता है? कॉस्ट सेंटर। रेवेन्यूज को कौन देखता है? रेवेन्यू सेंटर। एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, तो अलग अलग यूनिट होती है। अब जैसे मान लो नेस्ले कंपनी है, उसकी किटकैट बनाने की फैक्ट्री अलग है। यूनिट का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री। उसकी सर मैगी बनाने की फैक्ट्री अलग है, उसकी सर वो बनाने की फैक्ट्री अलग है। बेबी फूड जो होता है सेरेलैक, उसकी यूनिट अलग है। तो सर अलग अलग यूनिट्स के ऊपर अलग अलग हम क्या करते हैं सर? ट्रैक करते हैं। कॉस्ट को अलग से ट्रैक करते हैं, रेवेन्यू को अलग से ट्रैक करते हैं, उनके मैनेजर्स हम लोग डिसाइड करते हैं। इट एम्स टू पिन पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी फॉर परफॉर्मेंस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेल्स ज़्यादा चाहिए तो किसको पकड़ूंगा? रेवेन्यू सेंटर को। अगर मुझे चाहिए कॉस्ट कम से कम चाहिए तो कौन से सेंटर को पकड़ूंगा? कॉस्ट सेंटर को पकड़ूंगा। बाय लिंकिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू द स्पेसिफिक एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो अलग अलग एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों को दे दी। जहां पे भी प्रॉब्लम आई उस एरिया के बंदे को निकाला। हाँ भाई मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग क्यों नहीं हो रही, मेरा प्रोडक्ट बिक क्यों नहीं रहा, बता मेरे को। बात करते हैं सिग्निफिकेंस। सर जब आप एक एक बिजनेस के काम को अलग अलग लोगों में जब क्या कर देते हो सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हो, तो सर हर एक बंदा, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, अपलोडिंग भी करता हूँ, मार्केटिंग भी करता हूँ, लेकिन सर ज़रूरी थोड़ी ना है मेरी सारी स्किल्स अच्छी हो। अब जैसे मान लो एडिटिंग है, मेरे को बहुत अच्छी एडिटिंग करनी नहीं आती है, मेरे को बहुत अच्छी, ठीक है। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना दोस्तों, दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मम्मी का फोन आया है, सर चाय बन गई है घर पे, तो चाय पीने के लिए जाना है। ठंड ठंड बहुत हो गई, मैंने एक दिन में बहुत सारी वीडियोस बना दी। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करा करो और थोड़ा हेल्दी फूड खाया करो, बिकॉज हेल्दी माइंड डवेल्स इनटू अ हेल्दी बॉडी। यस सर। और अगर वीडियो लगती है, अच्छी लगती है, तो नीचे क्या कर देना? कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से।